जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज से जो मेरा कमिटमेंट है कि डेली बेसिस में आपको राजस्थान से रिलेटेड जो हिस्ट्री है उस पे लेक्चर्स मिलेंगे और मेरा पूरा प्रयास है कि ये लेक्चर्स मेरे बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश हिंदी, जिससे कि जो बालक बालिकाएं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो भी इन लेक्चर्स को समझ सके। और कोशिश करूंगा काफ़ी इसको सिंप्लीफाई करने का, राइट। तो जैसे कि हम राजस्थान कहते हैं, तो असल में राजस्थान शब्द जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था वो 1949 में किया गया था। अर्थात 1949 से पहले कोई राजस्थान नहीं था, वो टुकड़ों में विभाजित था। और कुछ हिस्सा तो जो हम एंशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपदास पढ़ते हैं उन्हीं के अंतर्गत आते थे, राइट। और किस तरह से हम देखेंगे कि जो जेम्स टॉड हैं उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान। उसमें हमें जिक्र मिलता है, पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था राजस्थान का, किसके द्वारा? जेम्स टॉड के द्वारा। ठीक है, तो ये डेटा आपका सारा का सारा आज आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। तो आइए शुरू करते हैं और कोशिश करिएगा, मेरा सभी बालक बालिकाओं से निवेदन है कि आप लोग क्या करना है, जो भी मैं आपको सामने पीपीटी दिखाऊंगा उसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। और यूट्यूब में वीडियो है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और अगर मेरा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगर पसंद आता है तो तब भी, और अगर कोई कमी लगती है तब भी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर है डेट इज राजस्थान के इतिहास के मुख्य राजवंश, मेजर डायनेस्टीज इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने अभी मैंने बताया था आपको 1949 से पहले राजस्थान नाम से किसी इकाई का अस्तित्व नहीं था। यानी कि जो आज हम स्टेट में देखते हैं कि राजस्थान भारत का एक स्टेट है, पर 1929 से पहले राजस्थान कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं था 1949 से पहले। यानी कि राजस्थान शब्द कब आया? 1949 में। तो ये भी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया इससे। आगे देखते हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम प्रचलित थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी हम देखेंगे जो अलग अलग नाम है, जो आजकल जनपदों के नाम है राजस्थान में, राइट। तो वो अलग अलग नामों से जाना जाता था और वो अलग अलग क्षेत्रों में आता था, जैसे कि अभी मैंने बताया था महाजनपदों में आता था। आगे देखते हैं। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्षेत्र है आपका जांगल देश, जिसका वर्णन हमें महाभारत में भी दिखा है। और महाभारत काल का यहाँ तात्पर्य है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो महाभारत जो लिखी गई है वेद व्यास जी द्वारा, वो ये माना जाता है कि थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी सी के मध्य लिखी गई है, ये माना जाता है। तो वेद व्यास जी द्वारा जो महाभारत लिखी गई है उसमें एक क्षेत्र यानी कि एक एरिया को दर्शाया गया है जिसको जांगल देश बोला गया है, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे। ये एरिया आजकल का बीकानेर और जोधपुर का एरिया है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक और तैयार हो गया कि जांगल देश आज का कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो आंसर क्या है? बीकानेर और, माफ कीजिएगा, बीकानेर और जोधपुर। आगे देखते हैं। नागौर अक्षय तृतीयपुर नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, नागौर में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती तंत्र, पंचायती राज सिस्टम जो था वो पहली बार किसने अपनाया, तो हम कहते हैं ये जो नागौर है जनपद है, नागौर एक शहर भी है और नागौर जनपद भी है। तो नागौर जनपद पहला बना था जिसने पंचायती तंत्र को अपनाया था, और वो तारीख थी 2 अक्टूबर 1959, राइट। पंचायती राज सिस्टम को अपनाने वाला पंचायती राज सिस्टम को अपनाने वाला पहला था। तो इसका जो पौराणिक नाम है, जो पुराना एंशिएंट नेम है, वो क्या है? अक्षय पुत्र। तो यहाँ से भी हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में कितना इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, राइट। आगे देखते हैं। अब आपको फिर देखते हैं जो अलवर है, आजकल का अलवर है। अलवर का जो उत्तरी क्षेत्र है, वो जो कुरु जनपद मैंने आपको बताया था, जो 16 महाजनपदास थे उनमें से एक कुरु था, तो उसके अंतर्गत आता था अलवर का उत्तरी हिस्सा। नदर्न पार्ट ऑफ अलवर कम्स अंडर कुरु महाजनपद। और उसका अगर देखेंगे जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न पार्ट है, वो आता था महाजनपदा मत्स्य के अंडर। 16 महाजनपदास थे हमारे, तो उनमें से कुरु और मत्स्य ये दो हैं, राइट। और आगे देखेंगे जो नाम है भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसका जो मैक्सिमम पार्ट है, अधिकांश क्षेत्र है, वो शूरसेन जनपद में आता था। यानी कि शूरसेन महाजनपद, ये भी आपका महाजनपदाज में आता था। तो यहाँ से हमने क्या देखा? कुरु महाजनपदा, मत्स्य जहाँ महाजनपद, और आपका शूरसेन महाजनपद
में कहीं न कहीं राजस्थान के कुछ हिस्से हिस्से शामिल थे। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, राइट? जैसे अलवर का उत्तरी क्षेत्र कौन से महाजनपद में आता था? तो कुरु, इस तरह से, राइट? तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं, उदयपुर जो आजकल का आपको उदयपुर दिखता है, काफ़ी प्रसिद्ध टूरिज़्म स्पॉट है ये। तो ये शिवी जनपद में आता था, शिवी जनपद। अब आप कहेंगे कि 16 महाजनपदों में शिवी जनपद तो कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल, ये शिवी अलग है, ठीक है? और वहीं पर हम देखें झालावाड़ और जो टोंक है आजकल का, ये आता था मालव प्रदेश में। मालव को आप यहाँ पर मालवा भी कह सकते हैं, राइट? मालवा, इसको मालव भी कहा जाता था और ये क्षेत्र काफ़ी एक महत्वपूर्ण होता था क्योंकि एक ये मध्यस्थ यानी कि एक मीडिएटर बनता था बिटवीन द कनेक्टिविटी ऑफ कन्नौज एंड गुजरात का जो बंदरगाह था, ठीक है? अब उसमें मैं अलग चर्चा करूँगा कि मालवा का एक एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो था, वो काफ़ी महत्व रखता था। फिलहाल वो आगे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा? उदयपुर शिवी जनपद में और झालावाड़ और टोंक आपका मालवा में। वैसे ही सिरोही जो था वो अर्बुद देश में सम्मिलित था। जो आजकल का राजस्थान का जो सिरोही वाला हिस्सा है, वो किससे सम्मिलित था? एक समय पे अर्बुद। तो यहाँ पर आपने देखा कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है कि आजकल का जो हिस्सा है, राइट? जैसे उदयपुर, वो एक समय पे किसका हिस्सा था? शिवी जनपद का। तो इस तरह से आपने यहाँ से डेटा बना लेना है, राइट? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जोधपुर के बारे में, ये भी आप जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज़्म प्लेस। ये मरू का हिस्सा था। पहले इसको मरू कहा गया था, फिर धीरे-धीरे जब समाज आगे बढ़ा, तो ये मरूवार बना, फिर जब समाज आगे बढ़ा, तो ये मारवाड़ कहलाया, ठीक है? इसीलिए आपने देखा होगा जोधपुर में जो लोग रहते हैं, उनको मारवाड़ी कहा जाता है, तो यही है और आज हम इसको क्या कहते हैं? एक क्षेत्र जोधपुर, ठीक है? तो इस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ मरु से मरुवार और मरुवार से मारवाड़। अब आगे देखते हैं जैसलमेर, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। इसका जो प्राचीन नाम था, वो था मांड। जैसलमेर का पुराना नाम क्या था? मांड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये एक साथ कहलाता था बांगड़। तो ये बात आपने याद रखनी है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र जो है वो कहलाता था, माफ कीजिएगा, बागड़। वैसे ही कोटा आप जानते ही हैं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए काफी प्रसिद्ध है, ये बीच में न्यूज में भी था। तो कोटा और बूंदी है, ये एक समय कहलाता था हड़ौती। हड़ौती, राइट? तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो कोटा, बूंदी, हड़ौती, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ये भी जो मैंने आपको नाम दिखाए, तो ये कहीं न कहीं एक जो नाम रखे गए थे, वो एक कल्चर बेस रखे गए थे। वैसे ही कुछ नाम हमारे एक माफ़ कीजिएगा, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक वजह से रखे गए थे। जैसे भौगोलिक जो विशेषताएँ होती हैं, उसके आधार पे नाम रखे गए थे। अर्थात जैसे कोई प्लेट्यू वाला स्टेज है, ठीक है? यानी कि जो पठार वाला है, तो उसको ये लोग पठार के हिसाब से, क्योंकि पठार ऊँचा होता है, ठीक है? तो उसे कहीं न कहीं उस ऊँचाई के आधार पे नाम रखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से। तो भौगोलिक विशेषताओं के कारण भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के नाम रखे गए, जैसे कि मैंने अभी बताया। जैसे माही नदी, आप सभी जानते हैं, जो माही नदी है, माही नदी के जो समीप जो भूभाग था, ठीक है? जो आज आप प्रतापगढ़ जिसे कहते हैं, प्रतापगढ़ का जो एक जो लैंड फॉर्म था, उसको कांठल कहा जाता था, राइट? क्योंकि होता क्या था, माही नदी के तट पर जो भी क्षेत्र होता था, उसको कांठ कहते थे, ठीक है? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कांठल, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर जैसे हम नदी का तट कहते हैं, इंग्लिश में हम रिवर बैंक कहते हैं, वैसे ही लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर जो नदी का तट होता है, उसका किनारा होता है, उसको कांठे कहा जाता है। तो इसी आधार पे इसका नाम क्या पड़ा? कांठल, ठीक है? तो ये जो प्रतापगढ़ का वो हिस्सा जो माही नदी के करीब है, वो एक समय क्या कहलाता था? कांठल, क्योंकि माही नदी के तट पर स्थित था। आगे देखते हैं 56 ग्राम। देखिए 56 ग्राम यानी कि 56 विलेजेस का एक गाँव था, समूह था, माफ़ कीजिएगा, 56 विलेजेस का एक समूह था, एक ग्रुप था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 56 ग्राम समूह के कारण जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का हिस्सा है, ठीक है? ये जो प्रतापगढ़ आपको दिख रहा है यहाँ पर और जो बांसवाड़ा ये दिख रहा है, इसके जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर 56 विलेजेस थे, राइट? तो इसीलिए ये पूरा हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का जो बीच का हिस्सा है, वो कहलाता है 56, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर कितने विलेजेस हैं? 56। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य क्षेत्र है, उसको भी कहते हैं मेवल। ये चीज़ याद रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य वाला क्षेत्र है, उसको कहते हैं मेवल। वैसे ही भैंसरौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण, पठारी मतलब डेक्कन,
जो प्लेट्यू होता है, जैसे भारत में है डेक्कन प्लेट्यू, तो जो प्लेट्यू होता है, प्लेट्यू हम सभी जानते हैं इस तरह से उठा हुआ होता है, ठीक है? ये हो गया आपका पठार यानी कि प्लेट्यू, और ऐसे ही जो ऊपर इसमें जो टिप होती है, अगर ये टिप नोकीली है, ये ट्रायंगल शेप में है, तो ये हो गया आपका एक माउंटेन, ठीक है? अगर ये 2000 मीटर से ऊपर है और 2000 मीटर है या उससे नीचे है तो वो हिल्स बन जाता है, ठीक है? हालाँकि इसकी कोई औपचारिक यानी कि ऑफ़िशियल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, पर हम एक हाइट के बेस में इसको माउंटेन या हिल्स में सेग्रीगेट कर लेते हैं, और जो प्लेट्यू होता है वो भी उठा हुआ हिस्सा है, पर ऊपर टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर हम प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, पठार की बात कर रहे हैं। तो ये पठार क्या है? ये जो नॉर्मल ग्राउंड है इससे ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि भैंसरौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण क्या कहलाता था? ऊपर माल। क्योंकि ये ऊपर है ना, ये पठार वो हिस्सा ऊपर है, तो यहाँ पर ये क्षेत्र है, तो इसे ये लोग कहते थे ऊपर माल, ठीक है? आगे देखते हैं, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था, ठीक है? यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र होते थे, वहाँ पर उनको गिरवा कहा जाता था, तो इसीलिए उदयपुर के जो आसपास जो एक हिली टेरेन था, एक पहाड़ी क्षेत्र था, उसका नाम क्या रखा गया? गिरवा। तो इस तरह से आपने देखा कुछ नाम हमने कैसे देखे कि ऑन द बेसिस ऑफ भौगोलिक संरचना, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर, राइट? आगे देते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इस प्रकार भौगोलिक, राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से राजस्थान के भू क्षेत्रों को विभिन्न नाम से प्रचलित थे। इसीलिए आपने देखा, हमने काफ़ी नाम देखे, सबके प्राचीन नाम देखे, तो आपने क्या करना है, एक कॉपी में लिस्ट बना ले माफ़ कीजिएगा, अपनी कॉपी में एक लिस्ट बना लीजिएगा कि आज के नाम, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम क्या थे। इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? आइए आगे देखते हैं, इस पूरे भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जिसने किया था, वो थे कर्नल जेम्स टॉड। ये आपने अच्छी तरह याद रखनी है, और इन्होंने किताब लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने, जैसे यहाँ पर टांड लिखा है पर ये टॉड है, ठीक है? TODD, टॉड है ये। तो कर्नल जेम्स टॉड ने किताब लिखी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और यही थे पहले जिन्होंने राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किताब भी याद रखनी है, और ये किसने लिखी है ये भी याद रखना है। क्या लिखा है देखिए इस वाले पॉइंट में, कर्नल टॉड ही वह प्रथम व्यक्ति थे, आई रिपीट, पहले प्रथम व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन, जिसने राजस्थान के इतिहास को विदेशी धरती पर प्रसिद्ध वो पहचान दिलाई। कि आज राजस्थान आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छा टूरिज्म स्पॉट है आज के समय पर। तो इस राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल फीचर है, ये सब फॉरेन में यानी कि वेस्टर्न में जिसने प्रचलित किया वो यही थे, जेम्स टॉड, अपनी इस बुक के, इस पुस्तक के माध्यम से, जो कि है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, टॉड ने राजस्थानी इतिहास की तुलना यूनान की सभ्यता व संस्कृति से की है, ठीक है? अब कैसे करी है देखिए, इस समय तक यूनान सभ्यता ही सबसे प्राचीन, विकसित, सुसांस्कृतिक एवं वीरतापूर्ण कृतियों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है? यानी कि जो ये 1940s के आसपास जो एक संस्कृति जो बहुत अच्छी मानी जाती थी, कल्चर जो काफ़ी रिच माना जाता था, वो ज़्यादातर यूनान का ही माना जाता था, राइट? फिर आगे देखते हैं, टॉट ने लिखा है कि यूनान में तो एक थर्मोपल्ली, देखिए थर्मोपल्ली एक जगह है, ठीक है? थर्मोपल्ली एक जगह है, और मैराथन भी एक युद्ध है, ठीक है? मैराथन भी एक जगह है जहाँ पर युद्ध हुआ था। थर्मोपल्ली भी एक जगह है जहाँ पर फारस यानी कि पर्शियन और जो ग्रीस था उनमें युद्ध हुआ था एथेंस पे, ठीक है? तो ये दोनों ही यूरोप के बड़े प्रसिद्ध युद्ध हैं। तो हमारे टॉड ने क्या करा है, ये थर्मोपल्ली और मैराथन जो युद्ध है, यहाँ पर इन्होंने कहीं न कहीं इसकी तुलना किससे करी है? राजस्थान के कुछ युद्धों से। और ये जो लियोनिडास जो आपको दिख रहा है, इसने एथेंस की तरफ से लड़ाई करी थी। फारस ने आक्रमण कर दिया था, तो फारस को रोकने में लियोनिडास का काफ़ी महत्व है। देखिए, ये अगर आपने स्टोरी समझनी है, ये थर्मोपल्ली का युद्ध क्या था, एक मूवी है हॉलीवुड की 300, 300 मूवी है, तब आपको दिख जाएगा किस तरह से 300 लोगों ने लड़ा, जो स्पार्टियन थे, जिसके जो राजा थे वो लियोनिडास था। उसने कैसे हज़ारों की संख्या में आए हुए जो फारसी थे, जो पर्शियन थे, उनसे लड़ा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए टॉट ने कैसे कंपेयर किया है, ठीक है? राजस्थानी हिस्ट्री को, ठीक है? किस तरह से उसने ग्रीस जो यूनान है, उससे कैसे कंपेयर किया है वो हम देखेंगे। जो हल्दी घाटी का युद्ध है, अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हम अच्छी तरह जानते हैं, ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप, राजस्थान के काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति बनाम अकबर, जो 1567 में हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। तो इस युद्ध को उसने किससे कंपेयर किया है? थर्मोपल्ली के युद्ध से, जो हुआ था यूनान यानी कि ग्रीस
वर्सेस फारस यानी कि पर्शियन, राइट। तो यहाँ पर आपने एग्जाम वाइज ये याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध टॉड ने किससे कंपेयर किया है? थर्मोपल्ली के युद्ध से। और जो दिवेर का युद्ध हुआ था भारत में, उसको किससे कंपेयर किया है? मैराथन से। तो ये चीज आपने अच्छी तरह याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिवेर का युद्ध किससे कंपेयर किया था, या मैराथन का युद्ध किससे कंपेयर किया किया था? दिवेर के युद्ध से। वैसे ही थर्मोपल्ली का युद्ध किससे कंपेयर किया गया था? हल्दी घाटी के युद्ध से। और हल्दी घाटी का आपने अच्छी तरह याद रखना है, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर 1576। और आगे देखते हैं, एक आर्कोलॉजिकल जो एक्सकवेशन हुए थे, ठीक है, और जो पुरालेखीय सामग्री यानी कि जो एपिग्राफी हमें मिलती है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख होते हैं, राइट, और जो हमारे कहीं ना कहीं प्राचीन खंडर होते हैं, ठीक है, या हमारे कुछ सैंपल्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमें ये ऐतिहासिक जो एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, इससे अगर हम समझा जाए, ठीक है, तो हमें ये समझ में आता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान के इतिहास का अध्ययन एवं विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? ये कहीं न कहीं जो हमारे यूरोपियंस थे, खासकर ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने इसका जो एक्सकवेशन किया है, खुदाई करी है, और राजस्थान के इतिहास को समझने में काफ़ी हमारा मुख्य भूमिका निभाई है इसमें, ठीक है? हालाँकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। पर पहला वाला पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किससे? थर्मोपैली से। जो मैंने थेरोपैली आपको पहले बता दिया है किस-किसका युद्ध है ये, ग्रीस और पर्शियन का, ठीक है? और ये जो बैटल ऑफ दिवेर है, दिवेर का युद्ध, ये किससे कंपेयर करेंगे आप? मैराथन से, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमारा जो मानना है वो 2500 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई के आसपास माना जाता है। आसपास पे ध्यान रखिएगा, ऊपर-नीचे हो सकता है 100-200 ईयर। तो ये माना जाता है, ठीक है। अब इससे भी पुरानी मानी जाती है आपकी राजस्थान की सभ्यता, ठीक है। जैसे कि आपको मैं राजस्थान की जब सभ्यता पढ़ाऊंगा, जैसे कालीबंगा, चूड़ियाँ मिली थी काली रंग की, तो इसीलिए नाम पड़ गया कालीबंगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। जैसे सरस्वती और दृशद्वती नदियाँ जो हैं, उनके तट पर, इन दोनों नदियों के, सरस्वती एवं जो हमारी दृशवती जो नदी है, के तट पर आज से 5 से 6000 वर्ष पूर्व अत्यंत समुन्नत एवं विकसित सभ्यता पल्लवित थी। यानी कि यहाँ देखिए, हड़प्पन सभ्यता यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके लिए हम मानते हैं 2500 बीसी, और इसमें आ रहा है 5 से 6000 बीसी, तो यानी कि दुगना पीछे, ठीक है। 2500 बीसी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन माना जाता है, पुराना है, पर इसमें कितना आ रहा है आपका? 5000, बिल्कुल दुगना हो गया, ढाई 2500 वर्ष पीछे। यानी कि हमें अब क्या पता चलता है कि जो हमारी राजस्थान की जो सभ्यता है, एक जो सरस्वती और दृशब्दवती नदी के करीब है, वो सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी लगभग 3000 साल पुरानी है, या 2500 साल पुरानी है, राइट। आगे देखते हैं, जो उत्खनन यानी कि जो एक्सकेवेशन जो हुआ था राजस्थान में सिंधु सभ्यता को के आसपास, ठीक है, तो वहीं पर हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के अलावा भी वहां पर अन्य जो है सभ्यताएं वो पाई गई हैं, राइट। अब आगे देखते हैं कैसे। ओके, आगे की स्लाइड अभी बनी नहीं है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओवरऑल यहाँ से आपने जिस के लेना है अपना, ठीक है। अगर आपसे क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू सिविलाइजेशन, सभ्यता, तो याद रखिएगा कि राजस्थान की सभ्यता जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं राजस्थान की सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन जो है राजस्थान का, वो ज़्यादा पुराना है किससे? आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी मैंने आज पढ़ा है आपको, जैसे कि हमने क्या देखा, हमने देखा कुछ पुराने नाम, जैसे एंड में आपने कैसे तैयार करना है, यहाँ पर आज के मॉडर्न नेम ऐसे नोट्स बनाने हैं आपने, और उसके ट्रेडिशनल नेम, एंशिएंट नेम, इससे ये तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपने जो तैयार करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट आप क्या तैयार करेंगे कि जो जेम्स टॉड हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एनल्स एंड दी एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और आपने देखा होगा कि 1949 से ही राजस्थान नाम आया, इससे पहले ये राजस्थान नहीं था, टुकड़ों में बटा हुआ था, राइट। और अगर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि सभ्यता, सिविलाइजेशन की बात की जाए, तो हमें ये समझ में आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी है कौन सी सभ्यता? जो हमारे राजस्थान की सभ्यता में मिलती है। अब राजस्थान में एक सभ्यता तो मिलती नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कालीबंगा सभ्यता, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं, वो कहीं न कहीं इंडस वैली सभ्यताओं से भी, यानी कि सिविलाइजेशन से भी पुरानी है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या माना जाता है?
ठीक है? बीसी से लेकर 1500 और इसका मैंने बताया था आपको 6000 से 5000 माना जाता है। तो 5000 मतलब 2500 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि हम ये मानते हैं कि राजस्थान की जो सभ्यता है, वो लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी 2500 साल पुरानी है, राइट? तो यहाँ हमारा इनफ है, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आई गेस हमारा 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा डेटा, काफ़ी पीसीएस लेवल का डेटा तैयार हो जाएगा, राइट? तो यहीं से मैं साइन आउट करता हूँ और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए। जो लोग किसी कारण के वजह से कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो वहाँ तक मेरा ये प्रयास पहुँचाइए, राइट? तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।